यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रुबिका लियाकत है और इस वक्त भारत 24 पर आप द रुबिका लियाकत शो देख रहे हैं। आज हम आपको क्या कुछ दिखाने वाले हैं और कौन सी वो खबरें हैं जो आपको जानना जरूरी है, पहले आपको बता देना चाहती हूं और उसके बाद तफसील से हम बात करेंगे G20 आयोजन से लेकर उन तमाम खबरों की जो अब से कुछ ही देर में आप देखने वाले हैं। आज घर लौटे विदेशी मेहमान, भारत का विश्व में कैसे हो रहा है गुणगान, और मोदी और सलमान द सक्सेस सागा की आज बात करना बहुत जरूरी है। और फिर बात होगी मिशन कश्मीर की। 24 से पहले पूरी तस्वीर दिखेगी और ये कौन सी तस्वीर है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं वो आप जानेंगे। और फिर बात होगी ये मेरा हिंदुस्तान की। मेरा हिंदुस्तान, जहां हम परंपरा की बात करते हैं, रूट्स की बात करते हैं, हमारी संस्कृति की बात करते हैं। तो चलिए शुरुआत सबसे पहले G20 आयोजन की। क्या कहती है दुनिया भारत के इस आयोजन पर? तो द रुबिका लियाकत शो में आज सबसे पहले बात G20 के सफल आयोजन की। आयोजन हो चुका है, लगभग सारे मेहमान लौट चुके हैं। लेकिन भारत की संस्कृति में जब हम अपने घर किसी कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे घर में किसी की शादी है, फर्ज कीजिए आप, भारत में शादी समारोह सबसे बड़ा कार्यक्रम माना जाता है। मतलब अगर घर में औलाद होती है तो माँ बाप उसी दिन से इस बात का सपना देखने लगते हैं कि ये बड़ा होगा तो या बड़ी होगी तो इसकी शादी होगी, शादी में ये होगा, हम ऐसे शादी करेंगे। ये मैं एक आम परिवार के बारे में आपको हिंदुस्तान की बता रही हूँ। तो शादी जब खत्म हो जाती है, बेटी की विदाई हो जाती है या बहू घर आ जाती है, उसके बाद घर के तमाम लोग बैठते हैं और फिर आपस में चर्चा करते हैं। आपके यहाँ भी हुआ होगा कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कहाँ कुछ कमी रह गई, मेनू में क्या कोई दिक्कत थी, कौन सा खाना कितना अच्छा था, ये सब बातें करते हैं ना। आप लोग भी इस तरह की चर्चा का कभी ना कभी तो हिस्सा रहे होंगे। इस तरह की चर्चा में हम ये भी बात करते हैं कि किस रिश्तेदार ने क्या कहा, जो मेहमान आए थे उन्होंने क्या कहा, पड़ोसियों ने किस बात पर बात की। आज जब G20 जैसा बड़ा कार्यक्रम आयोजित हो चुका है, समाप्ति हो चुकी है, तो हम अपने कल्चर को फॉलो करना नहीं भूलेंगे ना। और क्या हमारा कल्चर है कि जब बड़ा आयोजन हो जाता है तब आप, और इसीलिए देखिए कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे भारत मंडपम, तमाम अधिकारियों का शुक्रिया अदा किया। आप सब मिलेंगे, मुलाकात करेंगे। ये एक परिवार जो है, हिंदुस्तान, भारत एक पूरा परिवार है। और उनके जो मुखिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुखिया की तरफ से जो ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था उसकी बारीकी से अब चर्चा होगी। G20 के कार्यक्रम को आप एक शादी के कार्यक्रम के तौर पर आसान शब्दों में कह रही हूं, मान लीजिए। इसलिए क्योंकि इस कार्यक्रम में भारत के दामाद थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक। चीन जैसा वो पड़ोसी था जो हमेशा भारत की तरक्की से जलता है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी थी, जिनकी तस्वीरें देखकर ऐसा लगता है जैसे समारोह में कैमरा लगातार उनको फॉलो कर रहा हो। और विदेशी मीडिया की लंबी चौड़ी फौज थी, जिसे देखकर लग रहा था कि वो ऐसे मेहमान हैं जो चुपचाप आपके पूरे समारोह को देख रहे हैं, परख रहे हैं, और बाद में उसका विश्लेषण अपने अलग अलग इलाकों में जाकर कर रहे हैं या अलग अलग ऑडियंस के सामने कर रहे हैं। और आपके घर का शादी समारोह कितना सफल रहा, वो ऐसे ही मेहमानों के विश्लेषण से पता चलता है, अलग अलग लेवल पर। तो भारत आए विदेशी मीडिया के मेहमानों ने भी भारत के G20 के आयोजन पर खूब चर्चा की। एकदम वैसा ही विश्लेषण किया जैसे हमारे मेहमान हमारे घर में आयोजित किसी समारोह की बात करते हैं। तो आज आपको बताते हैं कि विदेशी मीडिया ने हमारे समारोह को कैसे देखा, उन्होंने उसे आंका कैसे, और भारत के इस भव्य समारोह पर उनके विचार क्या है। अमेरिका की मीडिया संस्थान एसोसिएटेड प्रेस ने भारत के G20 समारोह
की और खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीतिक जीत के तौर पर हेडलाइंस ली। एसोसिएटेड प्रेस ने लिखा कि G20 समिट में भारत ने विभाजित विश्व शक्तियों के बीच समझौता करवा दिया। यह मोदी की कूटनीतिक जीत है। अधिकतर विदेश नीति के जानकारों का मानना है कि यह मोदी के विदेशी नीति का असर है जिसने दुनिया के तमाम देशों को प्रभावित किया है। यह अमेरिका की मीडिया कह रही है। और जैसा आप जानते हैं कि हर समारोह के बाद होता है कि आपके करीबी लोग उसे सफल बताते हैं, तो आपसे जो नाराज रहने वाले लोग हैं वो कहते हैं कि करीबी तो इसलिए तारीफ कर रहे हैं क्योंकि वो हमेशा से ही नज़दीक रहे हैं। वैसे ही देश की मीडिया को देश की तारीफ के लिए आप यही कहेंगे ना कि भाई देश का मीडिया वो तो देश की तारीफ करेगा ही ना, लेकिन विदेशी मीडिया की तारीफ सुननी जरूरी है कि नहीं है? वो क्या कह रहा है? फाइनेंशियल टाइम्स, बताइए कहां का अखबार है? ब्रिटेन का। उन्होंने क्या लिखा है? उन्होंने लिखा है G20 में भारत की चमक, ये सिर्फ भारत और प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तित्व की जीत है। सोचिए, ब्रिटिश मीडिया भारत की उपलब्धि की ऐसी दीवानी, वो कह रहे हैं कि ये भारत की जीत है। यही बात बार बार लगातार सरकार भी कह रही है, लेकिन खुद की तारीफ अलग बात होती है। और जब आपके समारोह में आया हर शख्स आपके समारोह की तारीफ करे तो वो उपलब्धि बन जाती है। और तारीफ सिर्फ अमेरिका और ब्रिटिश मीडिया ही नहीं कर रहा, लिस्ट लंबी है। हर देश के हर अखबार के पन्ने को आप उठाकर देख लीजिए, सब के सब भारत की डिप्लोमेसी के दीवाने हो गए हैं। सब के सब भारत के अतिथि देवो भव के विचार से प्रभावित हो गए हैं। हमारा पड़ोसी चीन, वहां के अखबार को भी भारत की तारीफ करनी पड़ गई। कैन यू इमेजिन? चीन का अखबार चाइना डेली G20 पर एक लेख प्रकाशित करता है। इसका हेडर क्या है? द ग्लोबल साउथ शुड हैव अ बिगर वॉइस। इस आर्टिकल में लिखा है भारत ने G20 अध्यक्षता पर एक नया बेंचमार्क सेट कर दिया है। इससे पहले कभी किसी देश ने G20 की बैठक के इतने शहरों तक आयोजन नहीं किए थे। विदेशी अखबारों के मैं आपको वो डिटेल्ड एनालिसिस आर्टिकल जो हैं वो बता रही हूं। ये तो विदेशी अखबारों का जिक्र था जिसने भारत की मेजबानी, भारत की कूटनीति, भारत की न्याय संगत फैसलों को सफल बताया। यानी हमारा ये समारोह दुनिया की नजर में एकदम सफल रहा। लेकिन जब आपके यहाँ कोई शादी समारोह हो और उसकी तारीफ वो करीबी करे तो सबसे ज्यादा दूसरे रिश्तेदारों के यहाँ जाते हैं तो उसका असर और ज्यादा हो जाता है। अब भारत में ऐसे लोगों की लंबी लिस्ट है जिनका असर दुनिया भर में है। जैसे कई सारे अभिनेता हैं, अभिनेत्री हैं, खिलाड़ी हैं। इन लोगों को आज G20 के सफल आयोजन पर कैसे फख्र हो रहा है उसकी आप बानगी देखिए। भारत के सुपरस्टार शाहरुख खान ने अपने देश की उपलब्धि पर एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया। उन्होंने क्या लिखा? शुभकामनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भारत की अध्यक्षता में G20 का सफल आयोजन हुआ और दुनिया के तमाम लोगों ने, तमाम देश के लोगों ने इसे सराहा है और देश के अलग अलग देशों के लोगों के बेहतर भविष्य के लिए एकजुट हम हो गए। इस आयोजन ने भारत के लोगों के मन में सम्मान और गर्व की अनुभूति दी है। सर, आपके नेतृत्व में हम लोगों में एकता का भाव आया है। एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य, जो बाकायदा हमारी थीम थी। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। शाहरुख खान जैसे सुपरस्टार की भावना दिखाती है जो लोग भारत से बाहर भारत के एम्बेसडर के तौर पर काम करते हैं। उन्हें भी G20 के तरफ से या G20 के आयोजन पर फख्र करने का मौका मिल गया है। भारत के सिनेमा जगत के मेगा स्टार माने जाने वाले अमिताभ बच्चन ने भी G20 के भव्य आयोजन पर अपने विचार रखे। अमिताभ बच्चन ने क्या लिखा? G20 भारत का गर्व, ये एक ऊंची छलांग है दुनिया के सामने, ये ऊंची छलांग है। भारत माता की जय। अमिताभ बच्चन ने अपने ट्वीट में अंग्रेजी का एक शब्द लिखा है क्वांटम लीप, जिसका मतलब होता है बहुत बड़ा परिवर्तन। यानी अमिताभ बच्चन के मुताबिक भारत ने G20 की अध्यक्षता करके दुनिया का नेतृत्व करने वाले देशों का रुतबा हासिल कर लिया है। अमिताभ शाहरुख खान के अलावा अक्षय कुमार, अजय देवगन, आलिया भट्ट, अनिल कपूर जैसे दिग्गज कलाकारों ने G20 के आयोजन को देश की तरफ से जो मेजबानी हुई है उसको वो क्षण बताया है जो गर्व की अनुभूति कराता है। लेकिन सिर्फ कलाकार ही नहीं, हमारे ओलंपिक विजेता खिलाड़ी PV सिंधु, अवनी लखेड़ा,
भारत की उपलब्धि की सराहना करते हुए दिखाई दिए। लेकिन जिन उपलब्धियों की बात कर रहे हैं उसमें ऐसा क्या है? जब शादी समारोह खत्म हो जाता है, कोई बड़ा आयोजन खत्म हो जाता है, तो हम ये देखते हैं ना कि जो गिफ्ट या लिफाफे मिले हैं उसमें आखिर क्या आया है। तो भाई आज क्या लिफाफा है? G20 खत्म होने के बाद हमें क्या मिला है, हिंदुस्तान को क्या मिला है? तो वो लिफाफा खोलने का वक्त है। भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि है G20 की का जो घोषणा पत्र है वो, जिस पर सभी G20 सदस्य देशों की आम सहमति थी। इसी उपलब्धि को पूरी दुनिया सराह रही है। दूसरी उपलब्धि अफ्रीकन यूनियन यानी अफ्रीकी संघ को G20 में शामिल करवाना। यह वो फैसला है जिसने भारत को ग्लोबल साउथ का नेता बना दिया। 55 अफ्रीकी देशों का समूह आज भारत को देश की उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है। उस देश के रूप में देखने लगा है जो इन सब की आवाज को उस विश्व मंच और पटल पर जगह देता है, सम्मान देता है। तीसरी बड़ी उपलब्धि क्या है? इकोनॉमिक कॉरिडोर। इस कॉरिडोर में भारत के साथ मिडिल ईस्ट के देश, यूरोप के देश और अमेरिका शामिल है। यानी व्यापार अब सीधे इस कॉरिडोर के रास्ते होगा, जिससे सामान भेजने में 40% वक्त कम लगेगा और लागत भी कम होगी। चौथी उपलब्धि है ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। यह भारत की वो पहल है जिसमें अब 19 देश जुड़ गए हैं। बायोफ्यूल अलायंस में शामिल देश पेट्रोल और डीजल में इथेनॉल को बढ़ावा देने पर काम करेंगे और ये आने वाले भविष्य के लिए बहुत जरूरी है और महत्वपूर्ण भी। ये तो वो 4 उपलब्धि है जो इस आयोजन के बाद लिफाफे में हमें मिली है। Pour les bénéfices des uns et des autres. We all know that India is the 5th superpower in the world, so there is enough room for India in Africa. We also know that India is so powerful that it went to the space, so we just need to coordinate our effort in order to see. Et c'est la première puissance en habitants maintenant. Elle a battu la Chine, l'Inde. Superpower in terms of inhabitants, it is ahead of China now. इसके साथ ही एक और बड़ी बात हुई है। G20 की बैठक के बाद तमाम देशों ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के स्थायी सदस्यता के लिए भारत के नाम पर सहमति जताई। A country like India being there on the UN Security Council, we would be proud. But as you know, the world is larger than 5. And when we say the world is larger than 5, what we mean is that it's not only about the US, the UK, France, China and Russia. I mean those 5 countries. We don't only want to have those 5 countries on the Security Council of the UN. UNSC है क्या? मालूम है आपको? संयुक्त राष्ट्र संघ की सबसे ताकतवर इकाई है सुरक्षा परिषद, जिसे UNSC कहा जाता है। अभी इसके सिर्फ 5 स्थायी सदस्य हैं। चीन है, अमेरिका है, फ्रांस है, ब्रिटेन है और रूस है। ये सभी के सभी 1946 यानी UNSC के गठन से ही परमानेंट मेंबर है। इन सब के पास वीटो पावर भी है और इन देशों में एक भी चाह ले तो किसी और को स्थायी सदस्य बनने नहीं देगा। 1946 और 2023 की दुनिया बदल चुकी है। अब भारत सहित कई देश ऐसे हैं जो ताकतवर है और इसीलिए UNSC में बदलाव की बात बार बार उठती रही है। अगर भारत को UNSC की स्थायी सदस्यता मिल जाती है तो ये भारत के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। लेकिन G20 का सफल आयोजन भारत की उपलब्धि है जो अगले कई सालों तक भारत को विश्व गुरु के रूप में स्थापित करेगा। और ये विश्व गुरु ऐसा है जो पूरी दुनिया को अपना परिवार मानता है, जो विश्व कल्याण की बात करता है और यही हमारी परंपरा है, यही हमारा विश्वास है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये विजन जो है कि 2047 तक हम एक विकसित मुल्क होंगे और अगले कुछ वर्षों में जो उनकी अगली सरकार, जिसका बार बार वो ये कहते हुए बिल्कुल झिझकते नहीं है, पूरे आत्मविश्वास के साथ कहते हैं कि अगली सरकार में जब आऊंगा तो तीसरी अर्थव्यवस्था तक इसे लेकर जाऊंगा, यानी भारत को लेकर जाऊंगा। और यही वजह है कि G20 का ये सफल आयोजन अब चर्चा का विषय पूरी दुनिया में है और भारत को ये एक अलग पटल पर पहुंचा पाया है। और अब बात करते हैं
मोदी और उनके दोस्त मोहम्मद बिन सलमान की। तो अब बात करते हैं दुनिया की दो उभरती हुई शक्तियों की, दो विजनरी नेताओं की जो अपने अपने मुल्क को चोटी पर देखना चाहते हैं, जो अपने देश को दुनिया में सबसे आगे देखने की चाहत रखते हैं। और इस मुकाम को हासिल करने के लिए दोनों ही नेता दिन रात कड़ी मेहनत कर रहे हैं। हर वो फैसला ले रहे हैं जिनसे उनके देश का सम्मान बढ़े, उनका देश तरक्की करे, फिर चाहे उन फैसलों की वजह से कितनी भी आलोचना उनको क्यों ना झेलनी पड़े। एशिया की दो सबसे तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं की बात हो रही है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की बात हो रही है। दोनों नेताओं की अगुवाई में दोनों ही मुल्क दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करने का ख्वाब पूरा करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कोरोना के बाद के सालों में जब दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं परेशान हैं, चीन जैसी आर्थिक महाशक्ति जब मंदी के बोझ तले दबी हुई है, यूरोप में महंगाई चरम पर है, उस दौर में भी भारत ने पिछले वित्त वर्ष यानी कि 2022 और 23 में 7.2% की विकास दर हासिल की, जबकि पिछले वित्त वर्ष में G20 देशों में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था हम रहे और उसकी विकास दर ये जो है सऊदी अरब रहा और उसकी विकास दर जो है वो 8.7% रही है। भारत में जो आशा है, लोगों में जो आत्मविश्वास है, नए भारत के निर्माण के लिए जो इच्छा शक्ति है, वो आपके लिए भी अनेक संभावनाओं के द्वार खोल रही है। आप खुद देखिए, आज भारत G20 देशों के समूह में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अपने मुल्क को दुनिया के विकसित देशों की कतार में सबसे आगे रखना चाहते हैं। इसके लिए उनके पास विजन है जिस पर वो काम कर रहे हैं, जबकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने देश को दुनिया का सबसे अग्रणी मुल्क बनते हुए देखना चाहते हैं। और पीएम मोदी के पास भी अपने देश के लिए एक ठोस विजन है, एक सोच है, उसी सोच पर काम चल भी रहा है। ऐसा नहीं है कि ये सोच कोई हवा हवाई है, बल्कि वन स्टेप एट अ टाइम वाली ये सोच है जिसका फाइनल आउटकम विकसित भारत है। सऊदी क्राउन प्रिंस ने 2016 में सऊदी अरब के लिए विजन 2030 लॉन्च किया था। सऊदी अरब को पश्चिमी देशों की तरह बनाने का ये विजन दिया था। अगर पीएम मोदी की बात करूं तो भारत को अगले 5 सालों में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और 2047 में विकसित भारत का विजन उन्होंने रखा हुआ है। أنا أعتقد أن أوروبا الجديدة هي الشرق الأوسط. المملكة العربية السعودية في ال5 سنوات القادمة سوف تكون مختلفة تماما. काल में 2047 में जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा, उस समय दुनिया में भारत का तिरंगा झंडा विकसित भारत का तिरंगा झंडा होना चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर की बात करते हैं। भारत हमेशा से मानता रहा है। भारत के चंद्रयान ने चांद पर कदम रखा, तब भी भारत ने पूरी दुनिया के कल्याण की ही बात कही। और इसी चलता हुआ विजन सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से भी रखा गया। वो कहते हैं कि सऊदी अरब अगर तरक्की करेगा, सऊदी अरब अगर आगे बढ़ेगा, तो वो तरक्की सिर्फ एक देश तक नहीं रहेगी, बल्कि वो विजन खाड़ी के बाकी देशों तक भी पहुंचेगा। भारत की विचारधारा का प्रतिबिंब वसुधैव कुटुंबकम यानी होल वर्ल्ड इज वन फैमिली की भावना में झलकता है। ये प्राचीन विचार आज आधुनिक विश्व को इंटीग्रेटेड विजन दे रहा है, इंटीग्रेटेड सॉल्यूशंस दे रहा है।
इसलिए ही प्रेसिडेंट के तौर पर भारत ने G20 समिट की भी थीम रखी है, वन वर्ल्ड, वन फैमिली, वन फ्यूचर। تكون مختلفة تماما. الكويت حتى قطر على خلافنا معاهم لديهم اقتصاد قوي سوف تكون مختلفة تماما بعد 5 سنوات. الإمارات، عمان، لبنان، الأردن، مصر، العراق والفرص التي لديها إذا نجحنا في ال5 سنوات القادمة سوف تلتحق فينا دول أكثر. और ऐसा नहीं है कि ये दोनों नेता अपने देश के कल्याण और अपने देश के जरिए धरा के कल्याण का ही विजन देख रहे हो। मोहम्मद बिन सलमान हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, दोनों को पता है कि किसी भी देश की तरक्की तभी संभव है जब जनता तरक्की करे। दोनों नेता महिला उत्थान के लिए भी लगातार काम कर रहे हैं। सऊदी अरब में महिलाओं को कार चलाने की इजाजत मिल चुकी है। इससे पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि महिला कभी गाड़ी चला सकती है। फुटबॉल खेलने की इजाजत मिल चुकी है। महिलाओं को कंस्ट्रक्शन साइट पर नौकरी करने की इजाजत मिली है। सऊदी की जो महिलाएं हैं अब जिम्नास्टिक्स जैसे खेलों का प्रतिनिधित्व या उसमें हिस्सा ले रही हैं। देश को इस वक्त को एजुकेशनल क्लासरूम दिया गया है। ऐसा कभी नहीं हुआ था। कोविड में कोई सोच नहीं सकता था। रेगिस्तान में ऑल नाइट कॉन्सर्ट अब सऊदी अरब का न्यू नॉर्मल हो गया है। सऊदी अरब में महिलाएं अब मिलिट्री सर्विस में जा रही हैं, अपने अलग अलग बिजनेस खोल रही हैं। भारत में बात अगर करूं तो मुस्लिम महिलाएं 3 तलाक से निजात दिलाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। मुस्लिम महिलाएं गैर महरम के हज यात्रा करने जा रही हैं। 27 करोड़ मुद्रा लोन जो है वो भारत में महिलाओं को दिए गए हैं। पीएम आवास योजना के 69% आवास महिलाओं को दिए गए हैं। 2014 और 15 के बाद से हायर एजुकेशन में महिलाओं ने 28% ज्यादा एनरोल भी करवाया है। नारी सम्मान की बात करते हैं। मुझे अभी एक देश में दौरा कर रहा तो वहां एक बहुत ही सीनियर मिनिस्टर, उसने मुझे एक सवाल पूछा। उसने कहा आपके यहाँ बेटियां साइंस और इंजीनियरिंग के विषयों की पढ़ाई करती हैं क्या? उसमें क्या था, मैंने उनको कहा आज मेरे देश में लड़कों से ज्यादा बेटियां आज स्टेम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स अधिकतम भाग मेरी बेटियां ले रही। तो उनके लिए अचरज था। ये सामर्थ्य आज हमारे देश का देख रहा है। आज 10 करोड़ महिलाएं विमेन सेल्फ हेल्प में जुड़ी हुई है। और विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ आप गांव में जाएंगे तो आपको बैंक वाली दीदी मिलेगी, आपको आंगनवाड़ी वाली दीदी मिलेगी, आपको दवाई देने वाली दीदी मिलेगी। और अब मेरा सपना है 2 करोड़ लखपति दीदी बनाने का। आप दोनों के विजन को देख रहे हैं और समझ रहे हैं और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोहम्मद बिन सलमान एक पर्सनल बॉन्ड, क्योंकि ये वो फ्रेंडशिप है जो मिशन वाली फ्रेंडशिप है। दोनों चाहते हैं कि अपने अपने मुल्क को आगे ले जाया जाए। दोनों चाहते हैं कि एक दूसरे के मुल्क का कंधा बने और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोहम्मद बिन सलमान को पसंद करते हैं और मोहम्मद बिन सलमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। दशकों से सऊदी अरब डिफेंस सेक्टर के लिए अमेरिका और यूरोप पर निर्भर रहा। सऊदी एयरफोर्स के पास यूरोप में बने यूरोफाइटर, टाइफून और F-15 फाइटर जेट्स हैं। लेकिन अब सऊदी अरब एक देश पर निर्भरता खत्म करके दूसरे देशों से भी डिफेंस डील पर बात कर रहा है। ठीक वैसे ही जैसे दशकों तक रूस पर निर्भर भारतीय डिफेंस सेक्टर अब अमेरिका और बाकी देशों के साथ भी हथियारों की डील कर रहा है। और हम तो सिर्फ हथियार ले नहीं रहे हैं, अब हम निर्यात भी कर रहे हैं, हम दे भी रहे हैं। सऊदी क्राउन प्रिंस सलमान ये मान चुके हैं कि सिर्फ तेल के भरोसे देश को हमेशा के लिए तो नहीं छोड़ा जा सकता और इसीलिए वो दूसरे सेक्टर्स पर भी फोकस कर रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मेक इन इंडिया के विजन के साथ अपने देश की तरक्की मुकम्मल करने में जुटे हुए हैं। सऊदी अरब क्रूड का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, लेकिन अब सऊदी अरब सोलर एनर्जी में इन्वेस्ट कर रहा है। देश में कॉपर और गोल्ड तलाशने पर काम किया जा रहा है। सऊदी अरब में टूरिज्म बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। इधर भारत में आप देखिए लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस कर रहे हैं। क्रूड पर निर्भरता कम करने के लिए इलेक्ट्रिक पर स्विच कर रहे हैं। हथियार खरीदने की बजाय बनाने पर फोकस किया जा रहा है। एयरक्राफ्ट कैरियर और फ्रिगेट्स अब भारत में बन रहे हैं। फाइटर जेट्स और मिसाइलें दुनिया को बेची जा रही हैं।
मेक इन इंडिया अभियान आज 21वीं सदी के भारत की आवश्यकता भी है और ये हमें दुनिया में अपने सामर्थ्य दिखाने का भी अवसर देता है। अगर किसी देश से रॉ मटेरियल बाहर जाए और वो उसी से बने मैन्युफैक्चर गुड को इंपोर्ट करे, ये स्थिति किसी भी देश के लिए घाटे का सौदा होगा। दूसरी तरफ भारत जैसा विशाल देश सिर्फ एक बाजार बनकर रह जाए तो भारत कभी भी न प्रगति कर पाएगा, न हमारी युवा पीढ़ी को अवसर दे पाएगा। दोनों नेताओं में तमाम समानताएं हैं। दोनों ही लीग से हटकर काम करने में विश्वास रखते हैं। दोनों नेताओं को अपने कामों के लिए खूब आलोचनाएं झेलनी पड़ रही हैं। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की आलोचना उनके देश और देश के आसपास के जो मुल्क हैं वो लगातार कर रहे हैं। सुन्नी मुसलमानों की तरफ से अक्सर ये बात कही जाती है कि मोहम्मद बिन सलमान जो है वो पुराने इस्लाम से इतर यानी मॉडर्न इस्लाम का रुख कर रहे हैं, तब्दीलियां कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी, देश में आलोचकों की कोई कमी है और देश के बाहर भी, लेकिन दोनों की सोच एक जैसी है और तभी दोनों जब एक टेबल पर एक साथ बैठते हैं तो कई सारे समझौते होते हैं। पीएम मोदी और सऊदी क्राउन प्रिंस के बीच हरित ऊर्जा पर समझौता हुआ। दोनों देशों के बीच डिफेंस पार्टनरशिप मजबूत करने पर समझौता हुआ। पर्यटन और संस्कृति के अलावा स्वास्थ्य सेवाओं पर भी दोनों देशों के बीच समझौता हुआ। वाली अर्थव्यवस्थाओं के रूप में हमारा आपसी सहयोग पूरे क्षेत्र की शांति और स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। हिज रॉयल हाइनेस के साथ बैठक के हमने हमारी करीबी साझेदारी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए कई इनिशिएटिव की पहचान की है। आज की हमारी बैठक से हमारे संबंधों को एक नई ऊर्जा, एक नई दिशा मिलेगी। दोनों देशों के नेताओं का विजन एक जैसा और तभी दोनों देश या दोनों देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिना किसी परेशानी के एक दूसरे के साथ लगातार उस राह पर चल रहे हैं जहां पर दोनों को भविष्य में फायदा होगा। भारत से यूरोप तक प्रस्तावित इकोनॉमिक कॉरिडोर भारत और सऊदी अरब दोनों के बीच के संबंधों को और मजबूत करने और दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ाने का काम तो करेगा। इस कॉरिडोर से जुड़कर दोनों देशों का व्यापार भी तेजी से बढ़ेगा। अभी सऊदी अरब भारत का चौथा सबसे बड़ा आर्थिक सहयोगी है। 2018 में भारत ने सऊदी अरब से 2,847 करोड़ डॉलर का आयात किया, जबकि 556 करोड़ डॉलर का निर्यात किया। 2021 में आयात बढ़कर 3,410 करोड़ डॉलर, जबकि निर्यात 875। और फिर आप ये देखिए 2022 आते आते ये निर्यात हो गया लगभग डबल, 1,072 और आयात 4,203 के पास। और ये आंकड़े करोड़ डॉलर में है, यानी 4,203 करोड़ डॉलर। सऊदी अरब अपने देशों में एक ऐसा शहर बसाना चाहता है जो पूरी तरह से ग्रीन सिटी के तर्ज पर हो। इसके लिए सऊदी भारत के टैलेंट और निवेश दोनों की अपेक्षा कर रहा है। भारत की मदद से इस शहर में हाइड्रोजन प्लांट लगाने की भी योजना है। भारत भी इस शहर में संभावनाएं देख रहा है क्योंकि भारत दुनिया के अंदर ग्रीन एनर्जी का हब बनने की दिशा में कदम पहले ही बढ़ा चुका है। दोनों नेताओं की एक समान सोच ही है कि इन दोनों को तुरंत फैसले लेने वाला ये दोनों नेताओं को आपसी सहयोग में अपने अपने देश का विकास नजर आ रहा है और इसीलिए दोनों वसुधैव कुटुंबकम की धारणा और भावना पर कदम बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। और अब जरा मिशन कश्मीर, क्योंकि 2024 में दिख रही है पूरी तस्वीर। उन्नीस सौ 47 में आजादी देते वक्त अंग्रेजों ने भारत 4 प्रदेशों को मिलाकर जबरदस्ती का मुल्क बना दिया था, जिसका नाम पड़ा पाकिस्तान, क्योंकि ना इसमें बलूचिस्तान शामिल होना चाहता था ना सिंध। जिन 4 प्रांतों को मिलाकर पाकिस्तान बना वो कौन से हैं? बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा,
पंजाब और सिंध। और ये मैप के जरिए आप देख लीजिए, ये 4 प्रांत है। इनके अलावा 2 इलाके ऐसे भी हैं जहां पर पाकिस्तान ने जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है। एक तो पीओके है और दूसरा गिलगित बाल्टिस्तान है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि पाकिस्तान में सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल दिख रहा है। सिर्फ पाकिस्तान के पंजाब प्रांत को छोड़ दिया जाए तो पाकिस्तान का हर प्रांत आजादी मांग रहा है, क्योंकि पाकिस्तान जब से बना है उस पर पंजाबियों का दबदबा रहा है, जिस वजह से पाकिस्तान के बाकी सारे प्रांतों तक विकास नहीं पहुंचा है। ऐसी शिकायतें रही हैं। पाकिस्तान के 90% नेता और आर्मी चीफ पंजाबी रहे हैं और आज भी हैं। दरअसल पाकिस्तान एक कुदरती और सांस्कृतिक तौर पर कभी मुल्क था ही नहीं, जबरदस्ती का बनाया हुआ मुल्क था। ये पाकिस्तान नफरत की बुनियाद पर बना मुल्क था और इसीलिए चारों प्रांतों में एक दूसरे के खिलाफ नफरत फैलती रही। ऊपर से पाकिस्तान ने जबरदस्ती पीओके हड़प लिया। हड़प तो लिया, लेकिन जब खुद के खाने के लाड़े पड़ गए हैं तो उनको कहां से खिलाएंगे जिन पर जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है। इसीलिए पीओके में इन दिनों पाकिस्तान के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन हो रहे हैं। पीओके के शहरों, कस्बों, गांव के लोग अनाज की कमी, आसमान छूती महंगाई, अंधाधुंध टैक्स के विरोध पर सड़कों पर उतर आए हैं। मतलब पंजाब को छोड़कर पाकिस्तान का हर सूबा आजादी मांग रहा है। बलूचिस्तान आजादी मांग रहा है, खैबर पख्तूनख्वा आजादी मांग रहा है, सिंध आजादी मांग रहा है। आज पाकिस्तान अपने वजूद की लड़ाई हारने की कगार पर है। ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध सब आजादी मांग रहे हैं और इसके लिए जिम्मेदार कोई और नहीं, खुद पाकिस्तान है। पाकिस्तान का पाला पोसा आतंक है। पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान में लोग भारत में शामिल होने की रैलियां कर रहे हैं। कुछ दिन पहले भी हमने आपको आजादी मांग रहे पीओके के लोगों की तस्वीर दिखाई थी। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोग अब पाकिस्तान से आजादी चाहते हैं। क्या इसका मतलब यह है कि भारत के लिए फिर से अपना पीओके हासिल करने का समय आ गया है? क्या धारा 370 हटाने के बाद अब पीओके शामिल करने की बारी है? केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने इसके कैसे संकेत दिए? आज राजस्थान के दौसा में जब केंद्रीय राज्य मंत्री और पूर्व सेना प्रमुख जनरल वीके सिंह से पूछा गया कि पीओके के शिया मुस्लिम एलओसी खोलने की बात कर रहे हैं, इस पर उन्होंने क्या कहा, आप खुद सुनिए। पीओके के लोगों ने कल मांग की है, पीओके के लोगों ने कल मांग की है कि मोदी जी से कि हमको भारत में शामिल किया जाए। बीजेपी का क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, पीओके अपने आप भारत के अंदर आएगा, थोड़ा सा इंतजार करिए। अब सवाल ये उठता है कि क्या सरकार ने पीओके वापस लेने की तैयारी कर ली है या वीके सिंह पाकिस्तानी जनता के मूड को देकर पीओके को भारत में मिलाने की या मिलने की बात कह रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान में जो हालात बने हुए हैं उससे तो लग रहा है कि वो दिन अब दूर नहीं है जब जम्मू कश्मीर की जो तस्वीर अभी अधूरी है वो जल्द पूरी की पूरी दिखाई देने वाली है। और दूसरा सवाल मन में ये कि पाकिस्तान में चारों ओर एक साथ इतनी बड़ी बगावत कैसे शुरू हो गई? तो आप जान लीजिए, बड़ी वजह तालिबान है। जिस तालिबान को पाकिस्तान ने कश्मीर को भारत से आजाद करवाने के ख्वाब देखकर पाला पोसा था, उसने सोचा था कि तालिबान हमारी मदद करेगा। वो साजिश बैकफायर कर गई। एक वक्त था जब तालिबानी पाकिस्तान में बैठकर अफगानिस्तान पर अटैक करने का प्लान कर रहे थे। पाकिस्तानी आर्मी, आईएसआई और हुकूमत उनका साथ दे रही थी। तालिबानी आतंकियों को लड़ाका बताया जाता था। अब उन्हीं लड़ाकों की बंदूक और तोपों का रुख पाकिस्तान की तरफ मुड़ गया है। तालिबानियों ने पाकिस्तान की कैसी हालत कर दी है, आप देखेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पाकिस्तानी आर्मी बेबस हो गई है इन तालिबानियों के आगे। जो आईएसआई चीफ फैज हमीद तालिबान के कब्जे के फौरन बाद अफगानिस्तान में सबसे पहले मीटिंग करने पहुंच गया था, उसके साथ चाय पी रहा था, अब पाकिस्तान उसी से ये सवाल पूछ रही है कि तालिबान तो आपका दोस्त था ना, फिर कैसे तालिबान ने पाकिस्तानी सेना के फौजियों को मार दिया? ये तस्वीर देख लीजिए आप, ये वही तस्वीर है। तालिबान ने अफगानिस्तान सीमा से सटे पाकिस्तान के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया। पाकिस्तानी आर्मी चीफ असीम मुनीर, चीफ फैज हमीद के हाथ पैर इस वक्त फूल गए हैं। तालिबान लगातार पाकिस्तान के आगे बढ़ता जा रहा है। उसका खौफ इतना है कि जहाज भर भर के पाकिस्तानी फौजियों को भेजा जा रहा है ताकि तालिबान से कब्जे वाले इलाके को खाली करवाया जा सके। दरअसल पाकिस्तान ये भूल गया था कि जिन्हें वो पाल रहा है वो कोई डॉक्टर, इंजीनियर नहीं है,
वो खूंखार आतंकी है और आतंकी आगे चलकर आतंकवाद ही तो फैलाएगा। तो हुआ ये कि अफगानिस्तान में तालिबान अब आपस में भिड़ रहे हैं। तालिबानियों के अब कई सारे गुट बन चुके हैं, जिससे अफगानिस्तान विदेशी आतंकवादियों के लिए सुरक्षित पनाहगाह बन गया है। दुनिया के सारे आतंकियों ने तालिबान की हुकूमत को अपनी जागीर समझ लिया है। दुनिया भर के खतरनाक आतंकी संगठन, जिसमें अफ्रीकी आतंकी भी शामिल है, वहां अपने कैंप चला रहे हैं। अफगानिस्तान में इस वक्त 4 तालिबानी संगठन आपस में लड़ रहे हैं। पहला तो कंधारी तालिबान, दूसरा हेलमंडी तालिबान, तीसरा हक्कानी समूह वाला तालिबान, चौथा दोहा में बातचीत का नेतृत्व करने वाला समूह, और अब कोई किसी की नहीं सुन रहा है। हर आतंकी संगठन खुद को बड़ा और मजबूत साबित करने के लिए जमकर खून खराबा कर रहा है और इनके बीच नए नए इलाकों पर कब्जा करने की होड़ मची हुई है। इनके अलावा पाकिस्तान में भी तहरीक-ए-तालिबान TTP एक्टिव है, जिसे तालिबान के हक्कानी आतंकी संगठनों से जमकर मदद मिल रही है। इसके कारण अफगान सीमा से सटे पाकिस्तानी शहरों पर तहरीक-ए-तालिबान ने कब्जा कर लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर वजह क्या है इतने खून खराबी की, क्यों पाकिस्तानी आर्मी इनके आगे इतनी लाचार हो गई है। दरअसल अब अफगान सीमा से सटा पाकिस्तानी इलाका TTP के कब्जे में है और TTP का दावा है कि डुरंड लाइन के पास खैबर पख्तूनख्वा में उसका राज चलेगा और पाकिस्तानी आर्मी को यहां से भागना पड़ेगा। और ये डुरंड लाइन क्या है, पहले आप ये समझ लीजिए। 1893 में ब्रिटिश, भारत और अफगानिस्तान के बीच एक सीमा रेखा खींची गई थी। ये नीचे नक्शा जो आपको दिखाई दे रहा है उससे आप समझेंगे। तो ये जो सीमा रेखा खींची गई थी, इसी को डुरंड लाइन कहते हैं। जब ये समझौता हुआ, उस समय भारत पाकिस्तान एक हुआ करते थे। डुरंड लाइन के पास पश्तून रहते थे। डुरंड लाइन की वजह से आधे से ज्यादा पश्तून ब्रिटिश इंडिया में रह गए और बाकी अफगानिस्तान में चले गए। लेकिन ब्रिटिश इंडिया वाले हिस्से में पंजाबी भाषी मुसलमानों की संख्या ज्यादा थी। पश्तून आबादी में कमजोर पड़ गए क्योंकि उनकी बड़ी आबादी अफगानिस्तान चली गई थी। तब से पश्तूनों और पंजाबियों में झगड़ा चल रहा है। यह अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच 2670 किलोमीटर लंबी सीमा है। अभी आपने देखी। अब मैं मैप के जरिए आपको समझाती हूं, क्योंकि ये जो डुरंड लाइन है वो कैसे, जब ब्रिटिशर्स, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया जो है वो एक ही हिस्सा रहा करता था, तो वो लाइन खींची गई थी। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच 2670 किलोमीटर लंबी लाइन इस वक्त आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, ईस्टर्न एज पर चीन की सीमा है। दोनों तरफ पश्तून की आबादी रहती है और अफगानिस्तान में 15 मिलियन आबादी पश्तूनों की है और पाकिस्तान में 35 मिलियन आबादी रहती है डुरंड लाइन के दोनों तरफ। और इसीलिए ये जो है इस वक्त इतना बड़ा परेशानी का सबब बन गया है। और ये पूरी की पूरी आप रेड लाइन जो इस वक्त आप देख रहे हैं, यही है वो डुरंड लाइन जिसका मैं जिक्र कर रही हूं। तो इस तरफ तो आ गया अफगानिस्तान और इस तरफ आ गया पाकिस्तान। ये वो इलाके हैं जिनके इस तरफ अफगानिस्तान में 15 मिलियन की आबादी रहती है, इसी डुरंड लाइन के अगल बगल 2670 किलोमीटर लंबी जो ये सीमा है। और इस साइड, इसी सीमा के बगल में लगभग 35 मिलियन की आबादी डुरंड लाइन के आसपास रहती है। अब बात क्यों नहीं मानता तालिबान डुरंड लाइन को लेकर? दरअसल 1919 में अफगानिस्तान ब्रिटेन के कंट्रोल से निकल गया, अलग हो गया। इसके चलते अंग्रेजों और अफगानिस्तान में एक समझौता हुआ कि अफगानिस्तान स्वतंत्र देश बनेगा और वो डुरंड लाइन को अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा मानेगा। इसके बाद 1947 में भारत का विभाजन हो गया और पाकिस्तान नया मुल्क बन गया। फिर डुरंड लाइन भारत नहीं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा बन गई। पाकिस्तान की तो नींव में ही आतंकवाद था और इसीलिए पाकिस्तान की एयरफोर्स ने आज़ादी के अफगानिस्तान के गांवों में बसे पश्तूनों पर हमला कर दिया।
1949 में ये हमले हुए, जिसके बाद अफगानिस्तान पाकिस्तान का विरोधी हो गया। अफगानिस्तान ने ये ऐलान कर दिया कि वो डुरन लाइन को नहीं मानता, जिसके चलते दोनों देशों के बीच लगातार टकराव हो रहा है। पहले पाकिस्तान को उम्मीद थी कि वो तालिबान को समर्थन दे रहा है, तो इसके बदले तालिबान डुरन लाइन को मान्यता दे देगा। लेकिन तालिबान की दलील है कि दो इस्लामिक देशों के बीच में, बताइए कैसी, एक तरफ तालिबान कब्जा करना चाहता है, दूसरी तरफ से बलूचिस्तान आजाद होना चाहता है, तीसरी तरफ सिंध भी आजादी मांग रहा है। तो पाकिस्तानी सेना किसकी सवाल? इसीलिए हम कह रहे हैं कि पीओके लग रहा है और भारत को नहीं कुछ करना है। ये तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की जो जनता है वो ये कह रही है कि अब बहुत हुआ, आप रास्ता खोलिए, हमें जाना है। कहां? हिंदुस्तान। अब बात करते हैं ये मेरा हिंदुस्तान है की। G20 आयोजित जिस जगह भारत मंडपम में वहां एक विशाल मूर्ति सबके आकर्षण का केंद्र बनी रही और आपके सामने स्क्रीन पर है नटराज की। नटराज यानी नट या कला, आर्ट, और राज मतलब कलाओं के राजा। ये शिव का नाम है। शिव को आदि देवता कहा जाता है क्योंकि वो सृजन यानी निर्माण करते हैं और विनाश भी। 27 फीट ऊंची नटराज की यह मूर्ति अष्ट धातु की बनी है, जिसे तमिलनाडु में मूर्तिकारों ने बनाया, और इसका वजन जो है वो 18 टन है। शिव के कई रूप हैं, लेकिन नटराज की यह मूर्ति बहुत खास है। ये शिव का तांडव नृत्य करता हुआ रूप है। उनके 4 हाथ हैं। इस मूर्ति को आप गौर से देखिएगा। उनके पैरों के नीचे एक छोटे कद का दानव है और वो एक चक्र या गोले में डांस कर रहे हैं चारों तरफ। आप देखिए उनके इस मूर्ति के एक एक हिस्से में सनातन संस्कृति का संदेश छिपा है। नटराज के ऊपर वाले दाहिने हाथ में डमरू है, ध्यान से देखिए आप, जो सृजन की ध्वनि का प्रतीक है। ऊपरी बाएं हाथ में अग्नि है, जो प्रलय या विनाश का प्रतीक है। मतलब एक हाथ में विनाश, दूसरे हाथ में सृजन। नीचे वाले दाहिने हाथ अभय मुद्रा में है, यानी वो अपने भक्तों को आशीर्वाद दे रहे हैं, डरो मत। और जो नीचे वाला हाथ है ऊपर उठे हुए पैर की ओर इशारा कर रहा है, कुछ इस अंदाज में। मतलब जो मेरी शरण में आएगा उसे मोक्ष मिलेगा। इस प्रतिमा में शिव जिस पर चढ़कर डांस कर रहे हैं वो छोटे कद के एक दानव की मूर्ति है, जिसका नाम है अक्षमा। यह अज्ञानता, अहंकार दिखाता है। ये बताता है कि भगवान शिव ने अज्ञानता को और अहंकार के दानव को नष्ट कर दिया। उनके आसपास जो चक्र बना हुआ है पूरे ब्रह्मांड का प्रतीक है, क्योंकि भगवान शिव दुनिया की हर हलचल के स्रोत है। शिव की जटाओं से गंगा निकली, शिव के हाथों में सांप है जो इंसान की रीढ़ या कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक है। उनके एक कान में पुरुषों के पहनने वाले कुंडल हैं, दूसरे में महिलाओं के कुंडल हैं। इसीलिए अर्धनारीश्वर रूप में भी जाना जाता है। भारत मंडपम में लगाई गई नटराज की मूर्ति थिल्लई नटराज मंदिर, उमा माहेश्वर मंदिर और बृहदेश्वर मंदिर में स्थापित मूर्तियों से प्रेरित है। इन तीनों मंदिरों का निर्माण 9वीं से 11वीं सदी के बीच चोल राजाओं ने किया था। भारत मंडपम में लगी नटराज की मूर्ति को उसी परिवार के वंशजों ने बनाया है जिन्होंने तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर में नटराज की मूर्ति बनाई थी। भारत में तो जगह जगह नटराज की प्रतिमाएं हम देखते ही हैं, लेकिन नटराज की प्रतिमाएं विदेश में भी हैं। स्विट्जरलैंड में साइंस रिसर्च के लिए मशहूर और सबसे बड़े यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च सर्न में भी नटराज की प्रतिमा है। वहां के एंट्री गेट पर 2 मीटर की नटराज की प्रतिमा, ये देखिए आपके सामने है वो तस्वीर, स्थापित है। भारत सरकार ने 2004 में इसे गिफ्ट किया था।
सर्न के मुताबिक नटराज का डांस शक्ति या जीवन शक्ति का प्रतीक है। शिव की ये नटराज प्रतिमा सनातन की पहचान है, इसीलिए दुनिया आज सनातन को सलाम करती हुई नजर भी आ रही है। फिलहाल द रूबिका लियाकत शो में मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। सह प्रायोजक है यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा